नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार में तेजस्वी की आंधी, ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं, बयान कर रही हैं कि जिस बड़ी तादाद में तेजस्वी यादव को पिछले 10 दिनों में जनता सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए उमड़ी है। साफ तौर पर सब कुछ पता चल रहा है कि इस वक्त नीतीश कुमार के भाजपा में वापस चले जाने के बाद, तेजस्वी यादव नीतीश के जाने के बाद, यानी बिहार की सरकार माइनस नीतीश में तेजस्वी सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे। न सिर्फ कि बिहार बल्कि इसकी एक बानगी मैंने उत्तर प्रदेश में देखी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जब वहां युवाओं से, खासकर बेरोजगार और अशिक्षित जो बेरोजगार युवा हैं, जब मैं उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने बिहार में ये करके दिखाया है, तो राहुल गांधी भी राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी वो बहुत कम नेताओं में से बन गए हैं तेजस्वी यादव जो चुनावी वादों को अमल में ला रहे हैं। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहती हूँ उन 4 लाख से ज़्यादा नौकरियों का जो तेजस्वी यादव लोगों को देने में कामयाब हुए हैं। अपने कलम से दस्तखत करके 4 लाख से ज़्यादा लोगों की किस्मत बदल देने वाला ये व्यक्ति आज का हीरो, आज का नायक है। मेरे कसीदे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तेजस्वी यादव के। मैं तमाम चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जितना मीडिया कवरेज नरेंद्र मोदी को मिलता है, समंदर के नीचे, पहाड़ के ऊपर, आसमान में चले जाएं, अंतरिक्ष में हो या ज़मीन पर हो, अगर उसका यकीन जानिए 0.0001% भी अगर तेजस्वी जैसे नेताओं को मिल जाए तो उनकी शान में किताबें लिखी जाएंगी, कसीदे पढ़े जाएंगे, दरबारी जो हैं वो नगमे गाएंगे। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि तेजस्वी यादव जैसा ऐसा नेता जिसको जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, जो जन विश्वास यात्रा खासकर नीतीश कुमार के जाने के फौरन बाद उन्होंने कोई भी सुस्ती नहीं दिखाई बल्कि चुस्ती दिखाते हुए सड़क पर निकल गए। ये वीडियो देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है आप सब लोगों को। लालू जी ने पटना बुलाया है, 3 तारीख को ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है पटना में। अब लड़ाई लड़ना है तो मिल करके लड़ना है और पटना चलना है। बताइए पटना आइएगा कि नहीं आइएगा, हाथ उठा के बताइए। तो सभी लोग आइए, एक बार पटना पहुंचोगे तो सरकार डोलने लगेगा, हिलने लगेगा। इसलिए आप लोगों ने हमेशा से प्यार दिया है और आप हमको अगर मौका मिलेगा भविष्य में तो आपका जो कर्जा है सूद समेत लौटाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। गांव है, ग्रामीण है, किश्ती है, चप्पू है, मल्लाह है, राह है, मुसाफिर है, मंजिल है। एक शायराना अंदाज में अब से कुछ ही घंटों पहले ये तेजस्वी यादव का ट्वीट, जिसके साथ ये वीडियो भी जारी कर रहे हैं। जाहिर है हमारे पास संवाददाता बिहार में जहां जहां वो रैली कर रहे हैं उनका पीछा करने के लिए इतने लोग नहीं है, पत्रकार, वरना हम खुद आपको ये वीडियो दिखाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की ट्विटर जो फीड है उससे हम ये आपको दिखा रहे हैं वीडियो, जिससे साफ तौर पर यह पता चलता है। जो पत्रकार भी हैं वो भी लिख रहे हैं, ये पत्रकार जो हैं नलिन, उनको आप देखिए कि कैसे उन्होंने लिखा है अपने पूरे आर्टिकल में कि एक रैली में वो वहां मौजूद रहे होंगे जिसका जिक्र हो रहा है। मुंगेर का ये जिक्र है कि घंटों, 5 घंटे, 7 घंटे, यहाँ तक कि 9 घंटे तक भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं तेजस्वी यादव की एक झलक पाने का। ये वीडियो मैं देख रही थी उनके ट्विटर फीड पर, जिसमें कहा जा रहा था कि 1:30 बजे रात का ये वीडियो है। 1:30 बजे रात को पहुँचे तेजस्वी यादव। उसके बाद दूसरा वीडियो देखा तो 4 बजे रात को पहुँचे तेजस्वी यादव। मुझे याद नहीं पड़ता पिछली बार कौन सा ऐसा नेता था जो वाकई जिसके लिए इतना आकर्षण। और आप ये देखिए कि ये वो नेता है जो अभी सत्ता में मौजूद था। 17 महीने का चांस मिला, 17 महीने का अवसर मिला सिर्फ तेजस्वी यादव को बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर, जिन्होंने इतना करिश्मा दिखाया कि आखिरी बार मुझे याद आता है कि जो उत्तर भारत की पूरी राजनीति है उसमें आखिरी बार ये करिश्मा लालू प्रसाद यादव का ही देखा गया था। या उससे पहले मुझे याद आता है मुलायम सिंह को भी लेकर एक बार बड़ा क्रेज हुआ करता था, मायावती को भी। लेकिन वो जनरेशन, मुलायम सिंह, मायावती, लालू प्रसाद यादव के बाद जो ये नई जनरेशन है, उसका अकेला ऐसा नेता खड़ा हुआ है जो वैसे तो क्षेत्रीय नेता है लेकिन उसकी जो लोकप्रियता है वो राष्ट्रीय है। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने अपने नाम पर, अपने चेहरे पर, अपनी शख्सियत पर वो सील और वो ठप्पा लगवा लिया है, जिससे सीधे तौर पर युवाओं में ये विश्वास पैदा हुआ है कि इस व्यक्ति ने अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था।
नीतीश कुमार, आपको याद है, उन्होंने कहा था ये मजाक की बात है, तो असंभव है। और 10 लाख नौकरी का वादा करके सिर्फ 17 महीने में उन्होंने 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी हैं। अब मैं ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि इतना बड़ा स्टेट बिहार, उसमें जाहिर है बड़ी तादाद में बेरोज़गार लोग हैं, देश के जो सबसे पिछड़े राज्य हैं उनमें से एक है। यहाँ बड़ी नौकरियाँ पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं, तो भूल जाइए आप। मजदूरी करने के लिए भी लोग अलग अलग जगहों पर, पंजाब से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर उड़ीसा तक, देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं और वहाँ जिस तरह की, मैं कहूँगी, अजीब जिंदगियाँ जीते हैं, जिनको कम से कम गरिमापूर्ण जीवन तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे राज्य में हो सकता है 4 लाख नौकरियाँ समंदर में 2 कतरे के बराबर हों, लेकिन इस कतरे से एक उम्मीद बनती है, एक नई उम्मीद पैदा होती है, एक रोशनी पैदा होती है कि जो व्यक्ति 4 लाख नौकरियों का वादा कर सकता है, 10 लाख का वादा करता है, 4 लाख डिलीवर किया जाता है, और अगर उसको और चांस मिलता है, 2025 में फिर से चुनाव होना है बिहार में। आपको मालूम है कि जब 2020 में ये चुनाव हुआ था, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 79 सीटों पर उभरी थी आरजेडी, और नीतीश कुमार को काफ़ी कम सीटें आई थीं, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। अब उसके बाद फिर वहाँ से अलग हो गए, फिर आरजेडी और जेडीयू एक हो गए, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए और उप मुख्यमंत्री बने अपने तेजस्वी यादव। अब आप ये देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति पहले मुख्यमंत्री था, दोबारा मुख्यमंत्री बना, तिबारा मुख्यमंत्री बना, तो समझ में ये नहीं आता। ये ऐसी पहेली, मुझे लगता है कोई वर्कशॉप तो देनी चाहिए नीतीश कुमार को। ये तो ज़रा समझाएं कि आखिर मकसद क्या है, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी वजह है जिसके तहत नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, यानी कि आप मुख्यमंत्री थे तो आप अलग क्यों हुए, फिर आरजेडी के साथ क्यों गए, और अगर आरजेडी के साथ थे तो फिर बीजेपी के साथ क्यों चले गए। यहाँ यही सवाल पैदा होता है कि मैं खुद उस चुनाव में 2020 के दौरान मैंने बिहार का दौरा किया, मैंने सफ़र किया, रिपोर्ट्स भी फाइल की, और उस तमाम रिपोर्ट्स में साफ तौर पे पता चलता था कि कितना ज़्यादा क्रेज़, एक तरह का पागलपन तेजस्वी यादव को देखकर लगा बिल्कुल वहाँ तमाम आम लोगों में। और ये मैं आपको तमाम जो बानगी दे रही हूँ वो गांव से लेकर, कस्बों से लेकर, शहर से लेकर, यानी कि अगर आप छोटे से बाज़ार में चले जाइए किसी गांव में, खेत में काम करने वाले लोगों से बात कीजिए, या मॉल में जो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं उनसे बात कीजिए। ये बड़ी हैरानी मुझे हुई थी जब कुछ ही कम, ज़रा सी गुंजाइश से तेजस्वी यादव अपनी सरकार नहीं बना पाए थे। ये मैंडेट बिल्कुल पूरे तरीके से उन्हीं के लिए था। तो 2 महत्वपूर्ण काम करके एक तरह की विश्वसनीयता जो बनाने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने। पहली बात तो नौकरियों का जो वादा किया था उसको उन्होंने डिलीवर किया, सड़क पर, ज़मीन पर उतार के दिखाया उसको। दूसरी बड़ी बात, जो कास्ट सेंसस किया, मैं कहती हूँ ये कास्ट सेंसस जो बिहार का हुआ और उसके बाद उसके नतीजे के बुनियाद पर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया नौकरियों में, तो सीधे तौर पर पूरे देश को एक दिशा दी कि बिहार का एक मॉडल हो सकता है। बिहार का मॉडल सिर्फ गरीबी का नहीं है, बेरोज़गारी का नहीं है, निराशा का नहीं है। बिहार का मॉडल सामाजिक न्याय का मॉडल भी हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात, बिहार का मॉडल धर्मनिरपेक्षता का मॉडल भी हो सकता है। लालू यादव के दौर की धर्मनिरपेक्षता की वो राजनीति, जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को उनका रथ रोक दिया था बिहार में और जेल में डाल दिया था, पूरे के पूरे जो बहुत ही हिंसक मंदिर आंदोलन था उसके पहिए को उन्होंने जैसे जाम कर दिया था, वही लालू यादव की छवि बिल्कुल नजर आती है तेजस्वी यादव में। तो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें कि पहली बात तो नौकरियां और दूसरी बात कास्ट सेंसस, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई किसी अंधे विकास के बारे में बात कर रहे हैं कि सबका विकास होगा, सब आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ ऐतिहासिक तौर पर नाइंसाफ़ी हुई है हम उनको सहारा देंगे, उनका हाथ पहले पकड़कर ऊपर लेकर आएंगे, फिर जाहिर है बाकी लोग भी उनके साथ आ जाएंगे। यानी वो जब विकास और प्रगति की बात कर रहे हैं तो उसमें एक इंसाफ का जो कोण है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। तो ये देखिए, आपने ये वीडियो देखा, इसके बाद ये दूसरा वीडियो आप देखिए जिसमें स्कूली बच्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और रात और दिन तो मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर लोग मौजूद हैं ही, लेकिन स्कूली बच्चों में क्या क्रेज़ है, युवाओं में, ये वीडियो देख लीजिए। तो
तो सुबह के 5 बजे हों या रात के 3 बजे हों, तेजस्वी यादव का जो आकर्षण, उनकी दीवानगी है सड़कों पर साफ तौर पर देखी जा रही है। मैंने कहा आपसे कि अगर नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी का कोई भी नेता अगर 5% भी दम लगा रहा होता, आम जनता से संपर्क कर रहा होता, तो शायद उसको इतना कवरेज मिलता कि लगता कि देश को महानायक मिल गया है और नेहरू और गांधी के बाद इससे बड़ा कोई नेता नहीं हुआ। लेकिन अपनी छोटी सी क्षमता, अपनी उसी सीमित जो उनकी कैपेसिटी है, उसमें किस तरीके से तेजस्वी तमाम चीज़ें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा जब उन्होंने ये पूरी विश्वास यात्रा शुरू की, ठीक उसके बाद जब नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया और जाहिर सरकार से बाहर उन्हें आना पड़ा, विपक्ष में आना पड़ा, तब भी उन्होंने बड़े गरिमापूर्ण तरीके से जो भाषण दिया था, जिसमें ज़रा भी कटुता या कोई कड़वाहट या कोई बदले की भावना या कोई गुस्सा नज़र नहीं आ रहा था। और इसने मजबूर कर दिया था उन लोगों को भी, वो दरबारी मीडिया के लोग जो अक्सर सिर्फ इसी ताक में लगे रहते हैं कि क्या ऐसा दोष, क्या ऐसी खामी नज़र आ जाए कि किसी विपक्ष के नेता को वो सर से उठाकर नीचे ज़मीन पर पटकते हैं, उन लोगों को भी तारीफ़ करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये कह रहे हैं कि जन विश्वास यात्रा के दौरान सड़क के दोनों किनारे जो लोग खड़े हैं, उनकी आंखों को मैं देख रहा हूँ, उनकी नज़रों को मैं पढ़ पा रहा हूँ। आशा और उम्मीद से भरी उन निगाहों को निराश नहीं करूँ, इतनी ताकत मुझे ईश्वर से मिले, यही प्रार्थना है। ये क्षण एक लंबे संघर्ष का आगाज़ भी है। जब उन्होंने पहला ट्वीट किया था, जब वो अपनी यात्रा के लिए निकले थे, तो उन्होंने कहा था मेरे मालिकों, लोगों के लिए कहा था मेरे मालिकों। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अलग अलग इलाकों में जाकर जो आम लोगों से मिल रहे हैं, स्कूली बच्चों में जो क्रेज़ नज़र आ रहा है, युवाओं में जो उनका क्रेज़ है, सीधे तौर पर पता चलता है कि मीडिया, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो मीडिया है, वो जिस तरह से ब्लैकआउट कर रहा है। इस वक्त आप ये देखिए कि देश के दो बड़े नेता, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर, बड़ी बड़ी रैलियां मार्च कर रहे हैं, पैदल मार्च, गाड़ियों के साथ मार्च कर रहे हैं। यानी जनसंपर्क इस स्तर का जहां एक नेता की मानसिक क्षमता और उसकी शारीरिक क्षमता हर तरह का टेस्ट होता है। ये आसान काम नहीं है। आपको उसी गाड़ियों में रहकर वहीं सोना है, वहीं खाना है, आपको चलते रहना है, शायद 2, 3, 4 घंटे सो पाते हैं। और आप जानते हैं कि एक तरह के राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हुए लोग, उन्हें एक तरह की आरामदेह ज़िंदगी जीने की आदत होती है। उसके बावजूद वो सब कुछ कुर्बान करके, और ये कोई 24 घंटे 36 घंटे की बात नहीं है, बल्कि दिनों दिन, राहुल गांधी की तो हफ्तों से यात्रा चल रही है और अब अभी तक भी चलेगी लगातार। तो राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो तेजस्वी यादव रैलियां कर रहे हैं। लेकिन दोनों का जिस तरह से मीडिया ने ब्लैकआउट किया है, ये मीडिया का, यानी जिसको माना गया था कि जो हमारे आधुनिक जो संचार के माध्यम हैं, हमारी राजनीति उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रही है कि वो दूसरा जो पक्ष है, जो विपक्ष है, उसको मुहैया नहीं है। ये एंकर्स, ये रिपोर्टर्स, हज़ारों करोड़ के जो स्टूडियो हैं, ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और एक विचारधारा के गुलाम हैं ये लोग। और इसी गुलामी से निजात दिलाने के लिए राहुल गांधी भी निकले हैं। उन्होंने कहा था अपनी पहली यात्रा जो निकाली थी कि वो इसीलिए निकले क्योंकि मीडिया उनको जिस तरह से एक पप्पू की उनकी इमेज बना रहा है। या यहाँ भी देखिए तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से कहा गया कि 9वीं फेल है, ये तो लालू यादव का लड़का है, ये तो चारा चोर का लड़का है। तो ये जिस तरह से उनका डिमोनाइजेशन किया गया, एक शैतान की भूमिका में जो दिखाया गया, ये भी साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरीके से इस छवि से आज़ादी दिलाने के लिए, अपने को दूर करने के लिए भी इस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह के गांवों से ये होकर गुजरी है यात्रा, और पूरब से लेकर और दक्षिण तक ये पूरे गंगा के इर्द गिर्द ये यात्रा निकली है। और इसके अलावा आप ये देखिए कि जिस तरह के एक मास लीडर के तौर पर, एक जननायक के तौर पर उभर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये अपने आप में ऐसा इतिहास है जिसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। और ये शक्ति प्रदर्शन करने के लिए 3 तारीख को पटना में एक बड़ी रैली होने वाली है, जो कि ख़त्म होगी। ये जो पूरी यात्रा, इनकी शुरुआत जिसकी 20 फरवरी को हुई थी, 3 तारीख को पटना में, और माना जा रहा है कि लालू यादव भी वहाँ पर हिस्सा लेंगे। और इसी दौरान हमने ये भी देखा कि जब बिहार में पहुँचे राहुल गांधी, तो वहाँ पर दोनों जीप में नजर आए। वो भी अलग क्रेज था। मैंने देखा कि विपक्ष के नेताओं को जिस तरह का आकर्षण मिल रहा है हिंदी बेल्ट में, जिसको माना जाता है कि जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, उसके एक बहुत कामयाब प्रोडक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यानी कि न सिर्फ कि उत्तर बल्कि मैं कहूँगी मध्य तक की जो पूरी जहरीली विचारधारा जो फैल रही है, उसको कौन चैलेंज कर रहा है? तो उसको यही है, यही जो नेता हैं,
इनमें जो एंटी बीजेपी कैंप या मैं कहूँगी एंटी जो हिंदुत्व की विचारधारा है, हिंदू राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है, जिसमें एक ही धर्म के मानने वाले लोगों को तमाम तरह की सर्वोच्चता मिलेगी, वही सर्वोपरि होंगे, उन लोगों को मुकाबला देने के लिए राहुल गांधी, इसके अलावा अखिलेश यादव, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, इस तरह के नेता निकल रहे हैं। लेकिन उसमें अगर आप देखें राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है कि 2 नेता बड़े कामयाब हो रहे हैं। राहुल गांधी हैं इधर और उधर तेजस्वी यादव। अखिलेश यादव को लेकर उनकी एक मास अपील है। पिछले चुनाव में हमने देखा था उत्तर प्रदेश में उनको बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया था, 125 सीटें उनको जिताई थी, लेकिन विचारधारा के स्तर पर मैंने उनको कम बोलते हुए देखा है। और इस तरह की यात्राएं भी अभी हो सकता है आगे वो निकालें, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि वो सड़क पर उतरे हों। हाँ, ये अलग बात है कि चुनाव के दौरान जब वो सड़क पे आते थे तो बहुत बड़ी तादाद में युवा और आम लोग ज़रूर उनको देखने, उनके समर्थन के लिए वहाँ पहुँचते थे। लेकिन आप ये देखिए, वो दौर है जहाँ पर कांग्रेस के नेता हों या बाकी एनसीपी के नेता हों या शिवसेना के नेता हों या बाकी आप देखिए अलग अलग राज्यों में चाहे समाजवादी पार्टी के अगर स्थानीय स्तर के भी नेता हैं तो तमाम वो नेता जो प्रभावशाली हैं वो बीजेपी को चाहिए। और 2024 के जो अभी 1 महीने बाद चुनाव की जो घोषणा हो जाएगी, जो चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनज़र हर वो व्यक्ति जो बीजेपी को चाहिए, बहुत मुश्किल है उस व्यक्ति के लिए ना कह पाना, या चाहे वो भय की वजह हो या लोभ की वजह हो। जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से पार्टियों को दिन दहाड़े तोड़ा जा रहा है। अब देखिए मायावती जी, कुछ मालूम नहीं है कि चुनाव से पहले अभी उनका कोई एक बयान तक हमें नहीं मिला है कि वो एनडीए में हैं या वो इंडिया में हैं, क्या करने जा रही हैं। जयंत चौधरी को आप देखिए, वो कह रहे हैं मोदी जी आपने तो मेरा दिल जीत लिया, चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न देकर। ऐसे दौर में विचारधारा के स्तर पर एक तरह की तटस्थता बनाए रखना, ये भी बहुत बहादुरी का काम है। तो वो खेमा जो एक तरह के भारत के जो हमारे स्थापित मूल्य हैं संविधान के, उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उनका जो विरोध कर रहा है, जो सेक्युलर खेमा कहा जाता है, उसमें आप ये देखिए 2 नेता मैं कहूँगी ये बड़े नेता बन के, जननायक बन के ये पूरे तरीके से उभर रहे हैं। तो अभी 3 तारीख का हम इंतज़ार करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से 3 तारीख को जो शक्ति प्रदर्शन होना है, ज़ाहिर है 2000 अभी जो चुनाव होना है लोकसभा का, उसके मद्देनज़र तो अहम है ही, लेकिन मुझे लगता है कि जो अल्टीमेट गोल है, जो एक मकसद है, सबसे बड़ा मकसद इस वक्त तेजस्वी यादव का, इस तरह की रैलियां, जनसंपर्क यात्राएं और ये शक्ति प्रदर्शन जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि मीडिया के एक बड़े खेमे जो ब्लैकआउट कर रहा है, उसको हराते हुए आम लोगों से सीधे संपर्क करना, सीधे अपनी पॉलिसीज़, अपनी नीति और राजनीति उनको बताना। और 2025 में जो चुनाव होना है उसमें वो ये चाहेंगे कि ये जो लगभग जो जीत मिल गई थी वो पूरी जीत के तौर पर उभर आए और अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव आ जाएं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।